Hello everyone, welcome back to my channel. I hope that you all are doing well and preparing hard for your exam. So in today's video, we will discuss about methodology of econometrics. So in our previous lecture, we have already discussed about what is econometrics and how econometrics is different from economics, mathematical economics and stats. So in today's video, we will discuss about methodology of econometrics. सो मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स को पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि जो इकोनोमेट्रिशियन है जब वो किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एनालाइज करता है तो वो कैसे कैसे प्रोसीड करता है, यानी कि कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो होते हैं किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए. सो एज यू कैन सी देयर आर 8 स्टेप्स. तो हमारे पास यहाँ पे 8 स्टेप्स हैं जिनको कि हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी और हाइपोथेसिस. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो थ्योरी है उसकी हम लोग स्टेटमेंट देंगे, यानी कि जो हाइपोथेसिस है उसको बनाएंगे. सो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट जो है वो लेंगे केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. सो हम लोगों ने केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी तो उसकी वजह से उसकी जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगी, लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं जितना उसकी इनकम में इंक्रीज़ होगा उतना इंक्रीज़ उसकी कंजम्पशन में नहीं होगा. ये हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि हमारी जो MPC की वैल्यू होती है वो होती है 0 से ज़्यादा बट 1 से कम. सो ये हम लोगों ने पढ़ा है. सो हम लोगों ने किसकी एग्जाम्पल ली है, यहाँ पे हम लोगों ने जो थ्योरी ली है वो है केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. सो इस प्रॉब्लम को यानी कि इस थ्योरी को हम लोग जो है इसकी फाइंडिंग्स निकालेंगे कि क्या ये सच में ट्रू है कि नहीं. सो ये हमारे पास सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द थ्योरी. अब हम लोग क्या करेंगे, जो थ्योरी हम लोगों ने जिस थ्योरी के हम लोगों ने स्टेटमेंट दी है, यानी कि जिस थ्योरी को हम लोग लेके चल रहे हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में उसका जो है वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे. सो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल ली है केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की. सो हम लोग केन्स के लॉ को ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू β1 प्लस β2 प्लस यहाँ पे इंटू एक्स. सो यहाँ पे हमारा जो y है ये है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और हमारा x यहाँ पे क्या है, इनकम. सो यहाँ पे हमारे पास β1 एंड β2 आर पैरामीटर्स. सो यहाँ पे हमारा जो β1 है ये स्लोप पैरामीटर है और जो β2 है ये हमारा इंटरसेप्ट पैरामीटर है. इंटरसेप्ट पैरामीटर का मतलब ये कि हियर β2 इज रिप्रेजेंटिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. यहाँ पे हमारा जो y है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो हमारा y है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारी इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो इस मैथमेटिकल मॉडल को हम लोग डायग्राम की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो डायग्राम इसके बनाएंगे तो हम यहाँ पे हम लोग लेंगे y यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ इनकम. ये है हमारा कंजम्पशन फंक्शन. सो इस कंजम्पशन फंक्शन से हमें ये पता चलेगा कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन तो बढ़ रही है, यहाँ पे इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ी, लेकिन एज यू कैन सी कि जितने प्रपोर्शन में हमारी इनकम बढ़ रही है उतने प्रपोर्शन में हमारी जो कंजम्पशन है वो नहीं बढ़ रही. सो ये है हमारी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल. चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है. सो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल. सो अब हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इनकम के ऊपर. लेकिन हमारी रियल लाइफ में हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमारी इनकम के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं. जैसे कि हमारा फैमिली साइज़ क्या है, हमारी फैमिली में हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी एज क्या है, इसके अलावा हमारा रिलीजन क्या है. सो ऐसे जो फैक्टर्स हैं ये भी कंजम्पशन के ऊपर अपना जो प्रभाव है उसको डालते हैं, जिसको कि मैथमेटिकल मॉडल में इग्नोर किया गया था. सो इन वेरिएबल्स को हम लोग ऐड करेंगे किसमें, इकोनोमेट्रिक मॉडल में.
सो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, पहले हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स प्लस, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे u, दैट इज एरर टर्म विच इज ऑल्सो नोन एज डिस्टर्बेंस टर्म। सो एरर टर्म यहाँ पे वो वाले फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि हमारी कंजम्पशन के ऊपर अपना प्रभाव तो डालते हैं लेकिन उनको इग्नोर किया गया था। सो हियर एरर टर्म इज रिप्रेजेंटिंग ऑल दोज फैक्टर्स जो कि हमारी कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं लेकिन उनको ऐड नहीं किया गया। सो अब हमारे इकोनोमेट्रिक्स मॉडल को हम लोग डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा है y दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड x दैट इज इनकम। सो यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं, दीज डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग एरर टर्म्स, यानी कि ये वो वाले फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं लेकिन उनको कंसिडर नहीं किया जाता। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्टेनिंग द डेटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने देखा है कि हमारे जो मॉडल है उसमें हमारे पैरामीटर्स कौन से हैं, बीटा वन एंड बीटा टू। इन पैरामीटर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, यानी कि हम लोग कलेक्ट करेंगे डेटा किस किस का, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का और इनकम का। हम लोग क्या कौन सा डेटा करेंगे, कलेक्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम का। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद हमारा अगला स्टेप क्या है, एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द इकोनोमेट्रिक मॉडल। सो इकोनोमेट्रिक मॉडल हम लोग दोबारा से लिख लेते हैं, इट इज़ y इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स प्लस यू। सो अगर हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ ले ली हैं y की और x की, तो हम लोग जो बीटा वन एंड बीटा टू है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को पुट करके। सो हम लोग इन पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर सकते हैं y की और x की वैल्यूज़ को पुट करके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हम लोगों ने जो पैरामीटर्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने एस्टिमेट्स ऑब्टेन किए हैं, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमारी निकल के आई हैं बीटा वन और बीटा टू की, क्या वो हमारी थ्योरी के एक्सपेक्टेशन के अनुसार ठीक है कि नहीं। सो यानी कि हम लोग चेक करेंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं क्या वो हमारी थ्योरी की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरी उतर रही है कि नहीं। सो इसमें हम लोग चेक करेंगे हमारी थ्योरी की एक्सपेक्टेशन और उसके रिजल्ट्स को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉरकास्टिंग और प्रिडिक्शन। सो जब हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्ट कर लिया, हम लोगों ने देखा कि जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक। सो अगर हमारी बीटा टू की वैल्यू निकल के आएगी 0.4, इसकी जो वैल्यू रिप्रेजेंट करिए कि हाँ जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इसकी जो वैल्यू है वो लाई करती है 0 से लेके 1 के बीच। सो इट मीन्स हमारी जो हाइपोथेसिस है, हमारी जो एस्टिमेट्स निकल के आए हैं वो हमारी थ्योरी को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सो इस वैल्यू को हम लोग एमपीसी की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्दर फॉरकास्टिंग और प्रेडिक्शन। जैसे कि हम लोग एमपीसी की वैल्यू को यूज़ करके जो मल्टीप्लायर है उसको निकाल सकते हैं। हमें पता है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम पी सी। सो यहाँ पर अब हम अगर लेकर चलें कि हमारी जो एम पी सी की वैल्यू है वो है 0.4, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पे आएगा 0.6। यानी कि हम लोग ये पता कर लेंगे कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होने की वजह से हमारी जो इनकम है उसमें कितना चेंज होगा। सो अगर हमारे पास एमपीसी की वैल्यू आएगी तो फर्दर हम लोग मल्टीप्लायर को निकाल के ये देख लेंगे कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से हमारी इनकम में कितने % का जो चेंज है वो होगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है यूजिंग द मॉडल फॉर कंट्रोल और पॉलिसी पर्पस। सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस मॉडल को यूज़ कर सकती है किसी भी पॉलिसी को अपने अनुसार ढालने के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एप्रोप्रिएट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्नमेंट जो क्या है उसे यूज़ करके हमारा जो
डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है इनकम। इनकम को मैनिपुलेट करके हमारी जो गवर्नमेंट है ये अफेक्ट कर सकती है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि हमारी कंजम्पशन को। सो गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनोमेट्रिक मॉडल को यूज़ करके उसके अनुसार अपनी पॉलिसी में चेंजेस करके जो इकोनॉमी है उसमें वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेती है। सो ये थी हमारी इकोनोमेट्रिक्स की मेथोडोलॉजी। सो आई नो कि अभी आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी होगी, लेकिन अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। इससे आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टेप कैसे, अगर आप लोग एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये जो स्टेप्स हैं इजीली क्लियर हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।